नमस्कार। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र रेवाड़। अपने जो टॉपिक चल रहा था अंतः प्रवाही नदियों का, जिसमें अपन ने पढ़ ली थी घग्गर नदी। घग्गर नदी के बाद अपन अगली नदी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बाणगंगा। ध्यान रखना, बाणगंगा जो नदी है ये जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और बैराट की पहाड़ियों से निकलने के बाद नदी का नाम है बाणगंगा। बाण गंगा यानी गंगा का मतलब नदी, और ये किससे निकली है? बाण से। किस तरह से है इसका थोड़ा सा उल्लेख अपन देखते हैं। देखिए, ये मैप आपको दिख रहा है, ये अपने राजस्थान का मैप है। इस राजस्थान के मैप में मैं अंकित कर रहा हूं इस नदी को, जिसका नाम है बाणगंगा। देखिए, जयपुर में कुछ पहाड़ियां हैं, जयपुर में कुछ पहाड़ियां हैं जिन पहाड़ियों का नाम है बैराट की पहाड़ियां। बैराट सभ्यता स्थल भी है, जिसको प्राचीन समय में विराट नगर के नाम से जानते थे। और विराट नगर जो है ये मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर का जो क्षेत्र है जिसको प्राचीन समय में मत्स्य प्रदेश कहा जाता था। यहां से एक नदी निकलती है और ये नदी दौसा, भरतपुर होते हुए यहां तक पहुंचती है। प्राचीन समय में ये नदी आगे बढ़ती थी और आगे बढ़ती थी, और इधर से जो एक नदी आती थी यमुना, पहले यमुना नदी यहाँ नहीं बहती थी। गंगा यमुना का स्थान अपने इस साइड से था, लेकिन अब धीरे धीरे ये स्थान आगे खिसक गया है। तो ये नदी बाणगंगा जो है पहले जाके मिलती थी किसमें? यमुना में। पहले जाके मिलती थी यमुना में, ये यमुना नदी है। लेकिन वर्तमान में यमुना नदी में नहीं मिलती है, भरतपुर में ही समाप्त हो जाती है। लगभग 240 किलोमीटर बहने के बाद भरतपुर में ये समाप्त हो जाती है। इस नदी की विशेषताएं क्या है? इस नदी की विशेषताएं अपन प्लेन पे देखते हैं किस तरह से ये नदी है। ये तो आपने देख ही लिया कि ये जयपुर, दौसा और भरतपुर में है। अब किस तरह से है ये अपन देख रहे हैं। देखिए, ये नदी है, ये इसकी दिशा है, और ये जो यहाँ पहाड़ियां हैं जिन पहाड़ियों से निकलती है, इन पहाड़ियों का नाम है बैराट की पहाड़ियां। बैराट की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां। और यहां से ये निकलने के बाद जयपुर के बाद दौसा, दौसा के बाद भरतपुर। और देखो, कहा जाता है कि इस नदी को कहते हैं अर्जुन की गंगा, इसी को कहते हैं ताला नदी, इसी को कहते हैं तीर गंगा, इसी को कहते हैं रुंडित नदी। ये इसके नाम है, उपनाम। ये नाम कैसे पड़े? देखिए, कहते हैं कि एक बार अर्जुन जब अज्ञातवास के समय थे तो उनके परिवार को प्यास लगी। परिवार को क्या लगी? प्यास लगी। तो यहाँ पे पानी नहीं था, तो अर्जुन ने यहां से चलाया तीर। क्या चलाया? तीर। और कहते हैं कि ये तीर सीधा जाके पहाड़ी में लगा और यहां से ये नदी निकल गई, इसलिए इसको कहते हैं अर्जुन की गंगा, ताला नदी, तीर गंगा। और रुंडित नदी क्यों कहते हैं? ये नदी पहले अपने इसमें जो आगे यमुना नदी है इसमें जाके मिलती थी, वर्तमान में ये नहीं मिलती, इसलिए इसको रुंडित नदी कहते हैं। अब ये जो बैराट की पहाड़ियां हैं, यहां से निकलने के बाद देखो, एक तो जयपुर में ही एक जगह है जिसका नाम है जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, सॉरी जमुआ रामगढ़ बांध। अब देखो, जमुआ रामगढ़ बांध इसी नदी के किनारे है। जयपुर में कभी आप जाओ तो देखना, जयपुर से निकलते ही है। और जमुआ रामगढ़ एक अभ्यारण्य भी है जिसमें से ये नदी निकलती है। और जमुआई माता है जो जयपुर के कछवाहा वंश की आराध्य देवी है। आराध्य देवी, ध्यान रखना, जयपुर का जो कछवाहा वंश है, कछवाहा वंश की ये अपनी है कुल देवी। कछवाहा वंश की ये कुल देवी है, कुल देवी। और इस कछवाहा वंश की आराध्य देवी है, उसका नाम है शीला माता। आराध्य देवी शीला माता, शीला माता। अब आगे बढ़ते हैं। जमुआ ये अपने जयपुर की कहानी। जयपुर से आगे बढ़ते हैं तो भरतपुर में एक बांध है इस पर, जिसका नाम है
अजान बांध, और ये जो अजान बांध है यहीं पे बिल्कुल पास में ही है, जिसका नाम है, इसके पास में एक जो अभ्यारण्य है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या जिसको घाना पक्षी विहार भी कहा जाता है। अब ये जो अजान बांध है जो बाणगंगा नदी पर है, इस अजान बांध को कहा जाता है केवलादेव की जीवन रेखा, केवलादेव की जीवन रेखा। और केवलादेव की जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है कि अजान बांध से ही पानी जो है वो केवलादेव में छोड़ा जाता है, और केवलादेव में बहुत सारे पक्षी है, बहुत सारे पक्षी है, एशिया में पक्षियों का स्वर्ग इस केवलादेव को कहा जाता है। कभी जाओ तो आप देखना तरह तरह के पक्षी इसमें देखने को मिलेंगे। जहाँ पे सलीम अली अपने जो शोध संस्थान भी वहां पे है, सलीम अली जो पक्षी विज्ञान की जनक थी, आप कभी भी जाओ तो केवलादेव देख के ना, घना पक्षी विहार, घना का मतलब घना जंगल है इसलिए कहा जाता है। तो केवलादेव की जीवन रेखा है वो अजान बांध को कहा जाता है, और अजान बांध जो है वो बाणगंगा नदी पर स्थित है। अब देखो यहाँ जयपुर में एक स्थान है बेराट, और बेराट सभ्यता भी यहाँ है। बेराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? इसी बाणगंगा नदी के किनारे है। जम्मू और रामगढ़ बांध है, अजान बांध है, ये भी इसी नदी के किनारे है। तो ये अपनी नदी है बाणगंगा, जो अपने राजस्थान में लगभग 240 किलोमीटर के लगभग बहती है। एक स्क्रीनशॉट इसका अच्छा से ले लें। अब थोड़ी सी डिटेल में इसकी लिख रहा हूं। डिटेल में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो वर्तमान में इसकी डिटेल इंपॉर्टेंट है वो लिख रहा हूं मैं। देखिए पहले ये नदी जाती थी आगे कहां पर यहां अपने एक नदी है यमुना, इसमें जो फतेहाबाद में मिलती थी, फतेहाबाद यूपी में, ये किसमें मिलती थी? यमुना में। तो उस समय ये यहां मिलती थी, उस समय ये चंबल के बाद दूसरी ऐसी नदी थी जो यमुना में जाके मिलती थी। तो ये उस समय तो थी अपने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। लेकिन वर्तमान में ये कहां तक जाती है? वर्तमान में इसका समापन कहां होता है? वर्तमान में इसका समापन हो जाता है भरतपुर में। अगर वर्तमान में भरतपुर में समापन हो जाता है तो वर्तमान में ये नदी कौन सी है? ये नदी है अंतः प्रवाही नदी। पहले यहां तक जब ये जाती थी उस समय इसकी लंबाई थी 380 किलोमीटर, लेकिन जब राजस्थान में बची है तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर। ये कुल है और ये राजस्थान में है। तो वर्तमान में ये नदी जो है ये इसका समापन भरतपुर में हो जाता है, इसलिए ये है अंतः प्रवाही नदी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहले इसका समापन होता था फतेहाबाद यूपी में, और देखो एक तो फतेहाबाद यूपी में बाणगंगा, मैनपुरी यूपी में यमुना में ही होता है, वो होता है गंभीर नदी का, और चंबल जो है, चंबल का भी अपने कहां होता है? यमुना नदी में होता है। तो ये तीन नदियां जो है जो यमुना में गिरती थी, अब इसमें से दो ही बची है, और ये की बाणगंगा न के बराबर जाती है। कई बार बरसात में थोड़ी बहुत आगे चली जाती है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इसको रुंडित नदी भी कहते हैं। और ये ध्यान रखना वर्तमान में समापन भरतपुर में है, और नदी जो है ये अंतः प्रवाही है। स्क्रीनशॉट इसका पूरे का आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट नदी शुरू करते हैं। नेक्स्ट नदी शुरू करते हैं जिसका नाम है कांतली नदी, जिसको कांटली भी कहा जाता है, कांतली या कांटली नदी। ये जो नदी है ये शेखावाटी क्षेत्र में बहती है, शेखावाटी क्षेत्र में बहती है। थोड़ा सा आप ध्यान से इस नदी को देखें। देखिए यहां सिक्कर है, आपको दिख रहा है? इस सिक्कर में खंडेला की पहाड़ियां, जहां से यह नदी शुरू होती है, और सिक्कर के बाद झुंझुनू को दो भागों में बांटती हुई यहां चूरू की सीमा से पहले यह नदी समाप्त हो जाती है। ये सिक्कर और ये झुंझुनू, तो ये तो इसकी स्थिति मैंने बताई है, ऊपर की तरफ ये जा रही है नदी। तो सिक्कर से झुंझुनू, देखो सिक्कर और झुंझुनू दोनों को दो भागों में बांट देती है यह नदी, कांट ले यानी काट देती है। चूरू में आपको पता है चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है, क्योंकि ये चूरू की सीमा से पहले समाप्त हो जाती है, और सबसे कम इस बीकानेर संभाग में ही नदियां हैं। अब ये जो नदी है कांतली या कांटली, यहां सिक्कर में स्थान है खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां यहां लिख रहा हूं मैं। उद्गम इसका है खंडेला की पहाड़ियां, और खंडेला की पहाड़ियां हैं सिक्कर में,
जहां से कांतली नदी का उद्गम होता है। और ये जो खंडेला है, ध्यान रखना, ये खंडेला जो है, ये खंडेला प्रसिद्ध है गोटा किनारी के लिए, गोटा किनारी के लिए प्रसिद्ध। गोटा किनारी क्या है आप जानते होंगे, घर में अपने महिलाओं के ओढ़ने के चारों तरफ किनारे पे जो गोटा लगाया जाता है वो है गोटा किनारी। ध्यान रखना, गोटा किनारी के लिए अन्य स्थान एक और है, अन्य स्थान है भिनाई अजमेर, ये भी गोटा किनारी के लिए जाना जाता है। तो ये तो हुई इसकी शुरुआत। बहाव क्षेत्र हुआ सिक्कर और झुंझुनों में, और इसका ये जो बहाव क्षेत्र है, इस बहाव क्षेत्र को कहा जाता है तोरावाटी। इस बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावाटी। ये अपने चूरू की सीमा से पहले नोरंगपुरा गांव है मंडरेला के पास, वहां पे ये समाप्त हो जाती है और इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। अगर अपन बाणगंगा को वहां ले जाएं यमुना में, तो ये राजस्थान की बाणगंगा जो है, सॉरी, बाणगंगा के बाद राजस्थान की जो है ये सबसे लंबी नदी है। बाणगंगा को अगर वहां ले जाएं तो ये अपने राजस्थान की सबसे लंबी आंतरिक जल प्रवाह की नदी है। और आंतरिक जल प्रवाह में सबसे छोटी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। वैसे तो अपने कौन सी है, घग्गर, लेकिन ये पूर्णतः राजस्थान में बहती है। और यहाँ एक नदी है काकनेई, जो सबसे छोटी है, मात्र 17 किलोमीटर है, जिसका आगे अध्ययन करेंगे। तो इस नदी के किनारे एक तो सभ्यता स्थल, है गणेश्वर और एक सुनारी, ये सुनारी सभ्यता स्थल, और ये है गणेश्वर सभ्यता स्थल। गणेश्वर बहुत प्रसिद्ध सभ्यता स्थल है, गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है, गणेश्वर सभ्यता जो है, गणेश्वर सभ्यता जो सिक्कर में है, और ये सुनारी है ये झुंझुनू में है। गणेश्वर सभ्यता स्थल को कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। किसको कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता स्थल को, जहां पे 400 से ज्यादा तो अपने मछली पकड़ने के कांटे मिले। इसका मतलब ये नदी किसी टाइम में बहुत अच्छी नदी थी, बड़ी नदी थी, तभी यहाँ पे मछली पकड़ी जाती थी। तो गणेश्वर और सुनारी ये दो सभ्यता स्थल है। सिक्कर झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। खंडेला की पहाड़ियां इसका उद्गम स्थल है। बहाव क्षेत्र को इसको कहा जाता है तोरावाटी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। नेक्स्ट नदी लेते हैं काकनेई। नेक्स्ट नदी है काकनेई या मसूरदी नदी। मसूरदी स्थानीय नाम है, मसूरदी नदी। इसमें डायग्राम की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी मैं आपको बता दूं किस तरह से ये बहती है। देखिए, जैसलमेर में इस तरह से ये नदी बहती है, मात्र 17 किलोमीटर। जगह है कोठरी गांव। कोठरी गांव है जो जैसलमेर में है। यहां से ये नदी निकलती है और 17 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे रूपसी गांव है, रूपसी गांव। और इस रूपसी गांव में बुज झील का निर्माण करती है और बुज झील में गिरने के बाद समाप्त हो जाती है। कई बार ये नदी आगे बढ़ती है बरसात के समय, तो ये मीठा खाड़ी में चली जाती है, मीठा खाड़ी में चली जाती है। ये मात्र 17 किलोमीटर लंबी है और आंतरिक जल प्रवाह की राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी। इसके किनारे अपने जैसलमेर में काक गणेश मंदिर है, काक गणेश मंदिर। स्थानीय भाषा में इसको मसूरदी नदी कहा जाता है, काकनेई इसका नाम है। और ये 17 किलोमीटर बहती है और जहां समाप्त होती है वहां बुज झील का निर्माण करती है। तेज बहाव में ये मीठा खाड़ी तक चली जाती है। कोठरी गांव इसका उद्गम स्थल है और काक गणेश मंदिर इसके किनारे है। स्क्रीनशॉट ले लें।